हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम मुकेश सुतार और मैं एक मैथ्स टीचर हूँ। मैं आपको 10+2 लेवल मैथ्स पढ़ाने वाला हूँ, जो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे आदि गवर्नमेंट एग्जाम्स में कॉमन है। पिछली क्लास में हम मैथ्स बेसिक सीरीज का भाजकता के बारे में पढ़ रहे थे। हमने 1 से 10 की भाजकता के बारे में पढ़ा था। अब 11 की, 12 की और यानी 1 से 20 की, 11 से 20 की भाजकता के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जुड़े रहिए क्लास MS स्टडी 01 के साथ और अपनी तैयारी को अच्छे लेवल पे ले जाइए। तो 11 से भाजकता, 11 से भाजकता। तो कल मैंने पिछली क्लास में मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी हमें 1, 2 से लेकर 10 तक की भाजकता चेक करनी है तो हम कैसे चेक करेंगे। मैंने क्या बताया था कि सभी संख्या 1 से भाज्य होती है। अगर संख्या का अंतिम अंक 2 से भाज्य है तो वह संख्या भी 2 से भाज्य होगी। अगर अंकों का योग 3 या 9 से भाज्य है तो संख्या भी 3 और 9 से भाज्य होगी। अगर अंतिम दो अंक अगर 4 से भाज्य है तो संख्या 4 से भाज्य होगी। अगर अंतिम 3 अंक 8 से भाज्य है तो संख्या 8 से भाज्य होगी। फिर मैंने क्या बताया था, अगर अंतिम अंक 0 या 5 है तो 5 से भाज्य होगी। फिर मैंने क्या बताया था, अगर संख्या भाज्य है यानी ऐसी संख्या है जिसके 2 से अधिक फैक्टर है, जैसे 6 हो गया, जैसे 10 हो गया, तो उनमें उनके सारे फैक्टर्स की डिविजिबिलिटी हमें चेक करनी पड़ेगी। अगर संख्या 2 और 3 दोनों से भाज्य है तभी 6 से भाज्य हो पाएगी। अगर संख्या 2 और 5 दोनों से भाज्य है तभी 10 से भाज्य हो पाएगी। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे 11 से भाजकता। तो स्टूडेंट्स, इसमें आपको क्या याद रखना है, जब हमें कोई संख्या दी जाती है, जैसे मैं दे दी 4 अंकों की, मान लो कोई संख्या दे दी, जैसे ABCD। इस संख्या के डिजिट्स क्या है, ABCD। अगर हमें 11 से भाजकता चेक करनी है तो एक बार हमें लेफ्ट से चलना होगा, पहला डिजिट, फिर हमें एकांतर क्रम में यानी लेफ्ट से शुरू होकर एकांतर क्रम में चलना होगा। तो पहला एकांतर क्रम का क्या मतलब होता है कि एक छोड़कर एक, तो पहला आएगा फिर C आएगा, संख्या एंड हो गई। उसके बाद में एकांतर क्रम में कोई पद नहीं है। तो बाईं और दाईं दोनों तरफ से एकांतर क्रम के पदों का योग, तो यहाँ पे योग क्या हो जाएगा, A + B होगा। लेफ्ट साइड से योग क्या हो जाएगा, A + B होगा। अब हम बाईं तरफ से चलेंगे इसी एकांतर क्रम में, दाईं तरफ से, तो ये हो जाएगा, B हो जाएगा, यानी D के बाद में B हो जाएगा और B के बाद में कोई एकांतर क्रम का पद है नहीं। तो राइट साइड से या फिर दाईं तरफ से योग कितना हो जाएगा, B + D। लेफ्ट साइड से हो जाएगा A + C और राइट साइड से हो जाएगा B + D। तो 11 की भाजकता क्या कहती है कि जब हमें संख्या के अंकों को बाईं और दाईं तरफ दोनों से एकांतर क्रम में जोड़ते हैं, फिर उनका अंतर करते हैं, अगर अंतर 0 या 11 से भाज्य कोई संख्या या फिर 11 आता है तभी वह संख्या 11 से भाज्य होगी। ठीक है, तो हमने बाईं तरफ से एकांतर क्रम के अंकों का योग किया तो ये आया, दाईं तरफ से एकांतर क्रम के अंकों का योग किया तो ये आया। अब इन दोनों का अंतर करना है। डिफरेंस क्या हो जाएगा हमारे पास, A + C या फिर B - D, सॉरी B + D। चाहे इसका इससे अंतर कर लो चाहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इनकी वैल्यू, इस डिफरेंस की वैल्यू अगर 0 या आ रही है या फिर 11 आ रही है या फिर कोई 11 का फैक्टर है, यानी 11 से भाज्य संख्या आ रही है, जैसे 22 आ रही हो तो भी वो 11 से भाज्य होगी, जैसे 33 आ रही हो तो भी वो 11 से भाज्य होगी। तो ऐसे आपको याद रखना है कि जब हम संख्या के बाईं और दाईं तरफ दोनों तरफ एकांतर क्रम के अंकों का योग करते हैं और उनका अंतर करते हैं, अगर अंतर 0 या फिर 11 से भाज्य कोई संख्या है तो वो पूर्णी वाली संख्या भी 11 से भाज्य होगी। ठीक है, तो एक मिनट, 11 से भाजकता क्या कहती है, अगर संख्या के बाईं और दाईं तरफ के एकांतर क्रम के अंकों का अंतर यदि 0 या 11 से भाज्य है तो संख्या भी 11 से भाज्य होगी। ठीक है, संख्या क्या दे रखी है हमें, 45, 68, 32, 959, 45, 68, 32, 959। इसकी हमें भाजकता चेक करनी है कि ये 11 से भाज्य है या नहीं। तो मैंने क्या बताया, बाईं और दाईं तरफ एकांतर क्रम के अंकों का योग करो। बाईं तरफ से चलते हैं, 4, 6, 3, 9 और 9, तो योग कितना हो जाएगा, लेफ्ट से 4 + 6 + 3 + 9 + 9, कितनी आ जाएगी इसकी वैल्यू,
9 दूनी 18, ये दोनों मिलकर 9 जो 9 3 27 और 4 31 31। जब राइट साइड से इनका योग करते हैं तो कितना आता है हमारे पास योग राइट साइड से? ये आता है यहाँ से 5, फिर 2 आएगा, फिर 8 आएगा और वापस 5 आएगा। तो 5 से 5 10 हो गए, 2 8 और 2 हो गए 10 वापिस, यानी 10 और 10 कितने हो जाएंगे? 20 हो जाएंगे। जब इनका लेफ्ट साइड से अंकों का योग 31 आ रहा है और राइट साइड से 20 आ रहा है, तो इनका डिफरेंस करेंगे तो डिफरेंस कितना आ रहा है? यहाँ पे हमारे पास डिफरेंस आ जाएगा 31 माइनस 20। तो डिफरेंस कितना आ जाएगा हमारे पास? 11 आ जाएगा। तो मैंने क्या बोला था, अगर डिफरेंस 0 या फिर 11 या 22 या 33 यानी 0 या फिर 11 का कोई गुणज हो तभी वह संख्या 11 से भाज्य होगी। तो यहाँ पे 11 आ रहा है तो ये 11 से भाज्य है, तो संख्या भी यानी ये भी 11 से भाज्य होगी। समझ में आया? कोई दिक्कत? तो 11 से भाज्यता को आपको क्या करना है कि अंकों को बाईं और दाईं तरफ दोनों से एकांतर क्रम में जोड़ना है, फिर उनका अंतर करना है। अगर अंतर 0 या फिर 11 का फैक्टर होगा तो वह संख्या भी 11 से फैक्टर हो जाएगी, सॉरी भाज्य हो जाएगी। ठीक है, 12 से भाज्यता के बारे में पढ़ना है। 12 से भाज्यता, ठीक है, 12 से भाज्यता। तो स्टूडेंट्स 12 से भाज्यता में हम कैसे चेक करेंगे? तो मैंने क्या बोला था, अगर कोई संख्या हमारे पास भाज्य संख्या है, यानी अगर संख्या भाज्य है तो उसमें अगर संख्या कंपोजिट नंबर है या फिर भाज्य संख्या है तो उसमें हम भाज्यता कैसे चेक करेंगे? उसको फैक्टर में डिवाइड करेंगे और सारे फैक्टर्स से भाज्यता चेक करेंगे। तो 12 को हम कैसे लिख सकते हैं? या 3 × 4 लिख सकते हैं 12 को? इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं होगी कि 12 को हम 3 × 4 लिख सकते हैं। तो जब मैंने बोला था कि जब संख्या को फैक्टर्स में डिवाइड करते हैं और जब उसके एक से अधिक फैक्टर होते हैं तो हमें सभी फैक्टर्स को चेक करना पड़ेगा कि वह भाज्य है या नहीं। सारे फैक्टर्स को चेक करना पड़ेगा। तो 12 के कौन से फैक्टर हो गए? 3 और 4 हो गए। तो अब हमें जब भी संख्या में 12 से भाज्यता चेक करनी है तो हमें 3 और 4 दोनों से भाज्यता चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? 24 68 116। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? 24 68 और 16। इसमें हमें 12 से भाज्यता चेक करनी है तो क्या चेक करना पड़ेगा? 3 और 4 से। तो मैंने 3 से भाज्यता में क्या बताया था, अगर अंकों का योग या फिर डिजिट सम अगर 3 से भाज्य हो तो संख्या भी 3 से भाज्य होगी। तो डिजिट सम करते हैं हम, 2 और 4 6 हो जाएगा, 6 और 6 12 हो जाएगा, 12 8 20 हो जाएगा, 20 और 1 21 और 6 27 हो जाएगा। डिजिट सम हमारे पास कितना आ जाएगा? 27। तो क्या 27 3 से भाज्य है? क्यों है कि ये 3 के पहाड़े में आता है, ये 3 का गुणज है और 9 3 27 होता है, तो ये संख्या 3 से भाज्य हो गई। ठीक है, अब हमें चेक करना है 4 से भाज्यता। क्या ये संख्या 4 से भाज्य? तो 4 से भाज्यता में क्या बताया था मैंने कि 4 को हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो अब हमें अंतिम 2 अंकों को चेक करना पड़ेगा, यानी 16 में देखना पड़ेगा कि ये 4 से भाज्य है। चलो चेक करते हैं। जब 16 में 4 से भाज्यता चेक की तो हमें क्या बन रहा है कि 4 चौक 16, ये 4 बार पूर्णतः भाज्य हो रहा है। जब ये पूर्णतः भाज्य है इसका क्या मतलब हुआ? ये संख्या 3 से भी भाज्य है और ये संख्या 4 से भी भाज्य है। जब 3 और 4 यानी 12 की दोनों फैक्टरों से ये भाज्य है तो इसका क्या मतलब हुआ? संख्या 12 से भी भाज्य है। समझ में आया? कोई दिक्कत? तो जब भी हमें 12 से चेक करना भाज्यता तो उसके फैक्टर 3 और 4 दोनों से भाज्यता चेक करनी पड़ेगी। समझ में आया? कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमें चेक करनी है 13 से भाज्यता। किससे भाज्यता? 13 से। 13 से भाज्यता। तो 1 से 12 तक की भाज्यता में किसी को दिक्कत है? कोई समस्या है? समझ में आ गया? तो 13 से भाज्यता, तो क्या 13 को हम 1 + 3x लिख सकते हैं? क्या 13 को हम 1 + 3x लिख सकते हैं? अगर लिख सकते हैं तो हमें देखना पड़ेगा अक्स की एक फिक्स यानी पूर्णांक वैल्यू है या नहीं है। क्या जब हम अक्स का मान 4 ले लेते, अगर हम अक्स का मान 4 ले लें तो ये इक्वल होता है? चलो देखते हैं। 1 + 3x, तो ये क्या आ जाएगा? 1 + 12 यानी 13।
तो जब हम x की वैल्यू 4 लिख सकते हैं तो ये इक्वेशन इक्वल हो सकती है। जब हम x की वैल्यू 4 लेते हैं तो ये इक्वेशन इक्वल हो जाती है, यानी 13 को हम 4 की फॉर्म में 1 + 3x के रूप में डिनोट कर सकते हैं। जब हमारे पास x की वैल्यू 4 आ रही है तो अब हमें क्या करना है कि जब भी हमें 13 से भाजकता चेक करनी है तो उसके अंतिम अंक को 4 गुणा करके बाकी संख्या से घटाना है, ये जोड़ना है, सॉरी जोड़ना है। अब हमें जब भी 13 से भाजकता चेक करनी है तो हमें क्या करना है कि हम 13 को 1 + 3x के रूप में डिनोट कर सकते हैं, जहाँ पे x की वैल्यू 4 हो जाएगी। जब भी हमें 13 से भाजकता चेक करनी है तो अंतिम अंक को 4 गुणा करके बाकी संख्या में जोड़ना है। अगर संख्या 13 से भाज्य हो जाएगी, बाकी बची बनी हुई संख्या नहीं, तो वो पहले वाली संख्या भी 13 से भाज्य होगी। ठीक है, तो अंतिम अंक को 4 गुणा करके बाकी संख्या में जोड़ना। ठीक है, तो अब जब एग्जाम्पल क्या दे रखा है, इसमें कोई एग्जाम्पल है नहीं, चलो हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, जैसे 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अंतिम अंक को 4 गुणा करके बाकी संख्या में जोड़ना है। इसको 4 गुणा करना है, बाकी संख्या में जोड़ना है, 9 चौक 36 हो जाएगा। कितना आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा 52। क्या 52 13 से भाज्य है? हाँ, क्योंकि ये 13 के पहाड़े में आते हैं, 13 चौक 52। तो हमने क्या समझा कि जब भी हमें 13 से भाजकता चेक करनी है तो क्या करना है, अंतिम अंक को 4 गुणा करके बची हुई संख्या में जोड़ना है। अगर वो नई बनी हुई संख्या, जो हमारे पास ये नई संख्या बन रही है, अगर ये 13 से भाज्य है तो पहले वाली संख्या भी 13 से भाज्य होगी। यहाँ पे कुछ गलत है, मिस प्रिंटिंग है, कर लेना आप सब। इसमें क्या दे रखा है, अगर संख्या के अंतिम अंक को 4 गुणा करके संख्या में जोड़ने पर यदि संख्या 4 से भाज्य नहीं, यहाँ से कर लेना संख्या 13 से भाज्य है, तो ये अंतिम संख्या 13 से, पुरानी वाली संख्या 13 से भाज्य हो पाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 14 से भाजकता। 11, 12 और 13 से पढ़ लिया, अब हमें पढ़ना है 14 से भाजकता की कैसे चेक करेंगे संख्या 14 से भाज्य है या नहीं। 14 से भाजकता, तो मैंने क्या बताया था कि जब भी हमें कोई भाज्य संख्या की भाजकता चेक करनी है तो हमें उसको फैक्टर्स में डिवाइड करना पड़ेगा। क्या 14 भाज्य है संख्या है? हाँ है सर। क्यों है कि 14 को हम 2 × 7 लिख सकते हैं, ये इसके 2 और 7 2 फैक्टर हो जाएंगे। अब हमें 14 से भाजकता चेक करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके फैक्टर यानी 2 और 7 दोनों से भाजकता चेक करनी पड़ेगी। अगर संख्या 2 और 7 दोनों से भाज्य होगी वह 14 से भी भाज्य होगी। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है 14 का वर्ग कितना होता है, 196 होता है। क्या ये 2 से भाज्य है? तो हमें पता है ये 2 से भाज्य क्यों है, मैंने 2 से भाज्यता में क्या बताया था, जब अंतिम अंक 0, 2, 4, 6 और 8 हो तो वह 2 से भाज्य, तो ये संख्या 2 से भाज्य है, 2 से भाज्य। फिर मैंने क्या बताया था, 7 से भाज्यता में क्या चेक करना है, हमें अंतिम अंक को 2 गुणा करके बची हुई संख्या में से घटाना है। अगर संख्या 7 से भाज्य होगी तो पहले वाली संख्या भी 7 से भाज्य। यहाँ पे अंतिम अंक क्या है, 6 आ रहा है, इसको 2 गुणा करना है यानी 12 हो जाएगा, और बची हुई संख्या से घटाना है, तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा, 0, 7। क्या ये 7 से भाज्य है? हाँ है सर, तो पहले वाली संख्या भी 7 से भाज्य होगी। इसका क्या मतलब हुआ, 196 7 और 2 दोनों से भाज्य है, तो ये 14 से भी भाज्य होगा। और हमें पता है कि 196 14 से भाज्य है, क्यों, ये 14 का वर्ग है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या आता है, 15 से भाज्यता। 15 से भाज्यता, तो 15 से भाज्यता में क्या ये भाज्य संख्या है? हाँ, क्यों, 15 को हम 3 × 5 के रूप में फैक्टर्स के रूप में डिवाइड कर सकते हैं। 15 को 3 × 5 के फैक्टर के रूप में डिवाइड कर सकते हैं। तो अब हमें क्या चेक करना है कि जो भी संख्या 3 और 5 दोनों से भाज्य होगी वह 15 से भी भाज्य होगी। जैसे 5 से भाज्यता में हमने क्या बताया था कि अंतिम अंक 0 या 5 हो। 13 में क्या बताया, डिजिट सम अगर संख्या से भाज्य है तो संख्या भी होगी। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या कि जब भी संख्या हमें 13 से भाज्यता चेक करनी है तो 3 और 5 दोनों की भाज्यता चेक करनी पड़ेगी। जैसे एग्जांपल है 15 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 225 होता है, तो इसमें चेक करेंगे 3 और 5 से भाज्यता।
5 से भाजकता में मैंने क्या बताया, अंतिम अंक 0 या 5 हो। इसका अंतिम अंक कितना है, 5 है, तो ये 5 से भाज्य होगी। अब हमें 3 से देखना है, तो 3 से भाजकता में क्या बताया था, डिजिट सम अगर 3 से भाज्य हो। डिजिट सम कितना हो रहा है, 2 और 2 4 और 5 9 हो रहा है। 9 3 से भाज्य है, तो इसका मतलब वह संख्या भी 3 से भाज्य होगी। तो जब ये 3 और 5 दोनों से भाज्य है, तो इसका क्या मतलब है, 15 से भाज्य होगी। और 15 से हमें भाज्य पता है कैसे, कि ये 15 का स्क्वायर है, ठीक है। फिर हमें 16 से भाजकता चेक करना है। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 16 से भाजकता हम कैसे चेक करेंगे। तो मैंने क्या बोला था कि 16 को हमें क्या लिख सकते हैं, 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4। जब हमें 16 को 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, तो हमें क्या लास्ट के 3 डिजिट को चेक करना पड़ेगा, भाई 16 से भाज्य है या नहीं। अगर लास्ट के 3 डिजिट 16 से भाज्य हो, तो संख्या भी 16 से भाज्य होगी। लास्ट के 3 डिजिट को चेक करना है। अगर वह 16 से भाज्य है, तो संख्या भी 16 से, सॉरी 3 नहीं 4, लास्ट के 4 डिजिट अगर 16 से भाज्य है, तो संख्या भी 16 से भाज्य होगी। यहाँ तक किसी को दिक्कत, कोई समस्या? चलो नेक्स्ट। अब हमें क्या चेक करना है, हमें 17 से भाजकता चेक करनी है, ठीक है। 17 से भाजकता, तो स्टूडेंट से 17 से भाजकता हम क्या से चेक करेंगे, क्या 17 एक भाज्य संख्या है? नहीं है। तो भाज्य संख्या में भाजकता चेक करने के अलग फॉर्म्स होते हैं, और अभाज्य संख्या में भाजकता चेक करने के अलग फॉर्म होते हैं। तो 17 से भाजकता चेक कैसे करेंगे हम, क्या 17 को हम 1 + 7x लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर 1 + 7x लिखते हैं, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे? क्या हम x की वैल्यू रखे कि एक ऐसा मान बन जाए तो 17 से भाज्य हो, ठीक है। तो जब हम x की वैल्यू -5 रख सकते हैं यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 1 + 7 × -5, ये हो जाएगा -34। तो क्या -34 17 से भाज्य है? हाँ है, चाहे माइनस में हो, लेकिन 17 से भाज्य जरूर है। तो हम यहाँ पे x की वैल्यू -5 रख सकते हैं इसको सेटिस्फाइड करने के लिए। तो अब हमें चेक करना है कि जब भी हमें 17 से भाजकता चेक करनी हो, तो अंतिम अंक को, x की वैल्यू कितनी आ रही है, -5 आ रही है, तो अंतिम अंक को -5 से गुणा करके बची हुई संख्या में जोड़ना है, ठीक है। अंतिम अंक को -5 से गुणा करके बच्ची संख्या में जोड़ना, ठीक है। तो कोई दिक्कत, कोई समस्या? कि जब भी हमें 17 से भाजकता चेक करनी है, तो हमें अंतिम अंक को -5 से गुणा करके बची हुई संख्या में जोड़ना है। जैसे एग्जाम्पल, सॉरी 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289 होता है, ठीक है। 17 का स्क्वायर 289 होता है। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अंतिम अंक को -5 से गुणा करना है। तो यहाँ पे अंतिम अंक कितना हो गया, 9 हो गया। इसको -5 से गुणा किया तो कितने आ गए, 9 पंजो 45, यानी -45 बची हुई संख्या में जोड़ना है। लेकिन यहाँ पे चिन्ह माइनस का, तो ये घटाव होगा। तब 45 से 28 जाएंगे, कितने बचेंगे, -17। तो क्या ये 17 से भाज्य है? हाँ ऑब्वियसली भाज्य है, चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में, भाज्य होना चाहिए, ये 17 से भाज्य, ठीक है। तो आपको 17 से भाजकता में किसी को कोई दिक्कत है? 17 को हम 1 + 7x लिख सकते हैं, जहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -5 हो जाएगी। जब भी x की वैल्यू -5 हो गई है, तो यहाँ पे हमें अंतिम अंक को -5 से गुणा की बची हुई संख्या में जोड़ना है। अगर जोड़ने के बाद संख्या अगर 17 से भाज्य है, तो वो पहले वाली संख्या भी 17 से भाज्य होगी, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने 1 से लेकर मैंने 17 तक की भाजकता के बारे में आपको बता दिए कैसे चेक कर सकते हैं। बाकी भाजकता तो आप बहुत लंबी लंबी कर सकते हो, लेकिन ज़्यादातर मोस्ट एग्जाम्स में इसी से इतने से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। 18 से चेक करनी हो तो आपको क्या कर लेना है, 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 9। इस 18 2 और 9 के फैक्टर्स में डिवाइड होगा, तो हमें चेक करनी होगी तो 18 को 2 और 9 की दोनों की चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। 20 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 और 10 से लिख सकते हैं। 10 से और 2 दोनों से हमें 20 की फैक्टराइजेशन चेक करनी पड़ेगी। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जिस संख्या 20 में एक्चुअली अंतिम डिजिट तो 0 होगा ही होगा, लास्ट के सेकंड लास्ट अंक को 2 से भाजकता चेक करनी पड़ेगी। अदर संख्या में हमें 2 से भाजकता में लास्ट संख्या चेक करते हैं, लेकिन 20 से जब भाजकता चेक कर रही हो तो सेकंड लास्ट भी 2 से भाज्य होगा। कैसे? जैसे मैंने बोला 550,
अब ये 2 से भाज्य है, ये 10 से भी भाज्य है, लेकिन 20 से भाज्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 550 में 20 का भाग देते हैं कितनी बार जाता है? यहाँ पर गया 2 बार गया और 15 बच्चा और अब 150 20 से भाज्य नहीं है। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब यहाँ पे अगर लास्ट का डिजिट 5 की जगह 10 से तो भाज्य हो जाएगा क्योंकि लास्ट का डिजिट 0 है। जब 5 की जगह है, अगर 5 की जगह अगर ऐसी सम संख्या होती या 2 से भाज्य संख्या होती तो ये 20 से भी भाज्य हो जाए। अगर 5 की जगह 6 होता तो ये 20 से अवश्य भाज्य हो जाता। तो जब भी हमें 20 से भाज्यता चेक करनी हो तो लास्ट के लेकिन लास्ट को 2 से भाज्यता चेक करनी पड़ेगी और लास्ट की संख्या को 0 होना पड़ेगा। तो कोई दिक्कत स्टूडेंट्स? अगर 19 से भाज्यता चेक करनी हो तो कैसे चेक करेंगे? तो 19 से चलो 19 से चेक करते हैं। 1 + 9x लिख सकते हैं इसको। चलो अब देखते हैं हम 19 की वैल्यू क्या रखें कि ये सेटिस्फाइड हो जाए। तो 19 की 1 रखने पर नहीं होगा, 2 रखने पर 18 नहीं होगा, 9 दूनी 18। तो क्या जब हम x की वैल्यू 2 रखते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी बन जाती है? 9 दूनी 18 + 1 19, यानी x की वैल्यू हम 2 ले सकते हैं। तो 19 से भाज्यता चेक करनी हो तो x की वैल्यू 2 लो और भाज्यता चेक कर लो। तो जब भी ऐसी संख्याएं बन रही है हम x की वैल्यू निकाल के चेक करते हैं। मैंने क्या बताया था कि अंतिम अंक को उस 2 से गुणा करो और बची हुई संख्या में जोड़ दो। जैसे 19 का वर्ग कितना होता है? 361 होता है। तो अंतिम अंक को 2 गुणा करो, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 हो जाएगा और बची हुई संख्या में जोड़ना है तो कितनी बन जाएगी संख्या? 38। या 38 19 से भाज्य? हाँ है। क्यों है? 19 के पाड़े में आती है और ये 19 का गुणज भी है। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि 19 से भाज्यता हम कैसे चेक कर सकते हैं। फिर अगर 21 से भाज्यता चेक करनी हो तो कैसे चेक करोगे? 21 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 × 7 लिख सकते हैं। इसके 2 फैक्टर हो जाएंगे। तो 3 से भाज्यता चेक करेंगे और 7 से, दोनों से चेक करेंगे। अगर दोनों से होगी तो 21 से हो जाएगी। 22 को हम क्या लिख सकते हैं? 22 को 2 × 11 लिख सकते हैं। इन दोनों से चेक कर लेंगे। ऐसे ही हम चेक करते चले जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा संख्या इससे भाज्य है या नहीं। ठीक है, कोई समझ में कोई दिक्कत? चलो मैं कुछ क्वेश्चंस आपको कराता हूँ जो एग्जाम्स में आए हुए, एग्जाम रिलेटेड। जैसे एग्जाम में भाज्यता से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछते हैं मैं आपको बताता हूँ। 1 मिनट। क्या कहता है? यदि संख्या 23 56 8 x 2 3 से भाज्य है तो x के सभी संभव मान बताओ। संख्या क्या दे रखी है? 23 56 8 x और 2। क्वेश्चन बोल रहा है ये 3 से भाज्य है, तो हमें चेक करना है ये 3 से भाज्य है तो इसके x के क्या मान पॉसिबल हो सकता है जो ये 3 से भाज्य हो जाए। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था स्टूडेंट्स? 3 से भाज्यता चेक करनी है तो हम कैसे चेक करते हैं कि अंकों का योग करते हैं, डिजिट सम करते हैं और फिर देखते हैं अगर 3 से भाज्य है या नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसका अंकों का योग कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 और 3 5 हो जाएगा, 5 और 5 8 10 हो जाएगा, फिर 16 हो जाएगा और 8 24 हो जाएगा, 24 और 2 26 हो जाएगा। तो डिजिट सम कितना आ जाएगा हमारे पास? 26 + x। अब हमें देखना है कि 26 + x 3 से भाज्य है या नहीं। अगर 26 + x 3 से भाज्य होगा तो संख्या भी होगी। इसमें 3 का भाग देते हैं, 8 3 24, 2 रिमाइंडर बच रहा है, मतलब 2 + x यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा है। अब अगर x की वैल्यू क्या रखे कि ये 3 से भाज्य हो जाए, तो 3 से भाज्य होने के लिए इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? या तो इसकी वैल्यू 0 हो जाए, 0 होगा तो 3 से भाज्य होगा, या फिर इसकी वैल्यू 3 हो जाए, या फिर 6 9 12 15, यानी इसकी वैल्यू अगर 3 का गुणज होगी तो ये 3 से भाज्य हो पाएगा। तो अगर इसकी वैल्यू 0 हो रही है तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी? अगर वैल्यू 0 हो रही है तो x की वैल्यू कितनी होगी? -2 हो, तभी ये 2 + x 0 हो सकता है। तो क्या यहाँ पे x की वैल्यू -2 हो सकती है? नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि किसी भी संख्या के बीच का डिजिट कभी माइनस का नहीं हो सकता। पूरी संख्या जरूर हो सकती है लेकिन बीच का एक डिजिट नहीं हो सकता, तो ये गलत हो जाएगा। यानी x की वैल्यू 0 नहीं हो, -2 नहीं हो सकती। अगर x की वैल्यू इसको 3 बनाए, अगर 0 नहीं बना सकता, अगर 3 बनाए तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। क्या x की वैल्यू 1 हो सकती है? हाँ हो सकती है, जैसे ही हो जाएगा। फिर अगर x को हमें 6 बनाना हो इसकी वैल्यू को तो x को कितना रखे? x की वैल्यू 4 रख देते हैं, जिससे ये 6 बन जाएगा, ये भी सही है। अब अगर हमें यहाँ पे 9 बनाना हो 2 + x को तो x की वैल्यू कितनी रखते हैं? x की वैल्यू 7 रखते हैं, जिससे 9 बन जाएगा,
ये भी दिक्कत सही है। तो क्या हम जब इसको 12 बनाना हो तो क्या x की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी? अब हमें x की वैल्यू 12 बनाने के लिए 10 रखनी पड़ेगी। क्या यहाँ पे x की वैल्यू 10 रख सकते हैं? कभी नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि किसी भी संख्या का बीच का एक डिजिट दो एक ही होगा, वह 2 डिजिट में नहीं हो सकता। x की वैल्यू 1 डिजिट की होगी, 2 डिजिट की कभी पॉसिबल है नहीं हो सकती, तो ये नहीं हो सकती। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया कि x की वैल्यू कितनी हो सकती है? x की वैल्यू हो सकती है हमारे पास 1, 4 और 7, ये 3 वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। क्वेश्चन में कोई दिक्कत, कोई समस्या समझ में ना आए तो बता देना। क्वेश्चन क्या, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जिसे आप भाजकता से इजीली चेक कर सकते हैं कि आपने पता लगा लिया कि डिजिट सम भाज्य होगा, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया कि 26 प्लस x 3 से भाज्य होगा। तो फिर हमने क्या देखा, अगर 2 प्लस x 3 से भी भाज्य हो जाए तो ये संख्या भी हो जाएगी। तो हमने x की वैल्यूज पॉसिबल है बना ली। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या? चलो नेक्स्ट क्या कहता है कि संख्या 26, 32 और 1a 6 से भाज्य है तो एक के कितने मान संभव है? 2 नंबर क्या कहता है, संख्या 26, 32 सॉरी 46, 32 1a, 26 नहीं है यहाँ पे, 46, 32 1a, इससे 6 से भाज्य है। तो मैंने क्या बताया था कि जब भी संख्या 6 से भाज्य होगी तो 6 के दोनों फैक्टर 2 और 3 दोनों से भाज्य होगी। तो ये संख्या 2 से भाज्य है, तो हमने क्या समझ सकते हैं कि मैंने क्या बताया था 2 से भाज्यता में कि अगर संख्या का अंतिम अंक यानी ए की वैल्यू अगर 0, 2, 4, 6 या 8 इनमें से होगी कुछ भी, तो ये 2 से भाज्यता हो जाएगी। 2 से ये वैल्यू है, ए की ये वैल्यूज पॉसिबल हो रही है। अब 3 से भाज्यता चेक करनी हो तो मैंने क्या बताया था, अंकों का योग 3 से भाज्य होगा। तो योग कितना हो रहा है, 4 और 6 10 हो रहा है, 3 13 और 3 16 हो रहे हैं। 16 हो रही है तो ये 15 बार जाएगा और एक बच जाएगा। मतलब अगर 1 प्लस ए की वैल्यू हमारे पास अगर 0 आ जाए, 3 आ जाए, 6 आ जाए, 9 आ जाए या 12 आ जाए, तब ये 3 से भाज्य हो जाएगी। तो क्या एक की वैल्यू हम क्या रखें यहाँ पे कि ये 0 बन जाए? एक की वैल्यू हम अगर -1 रखें तो ये 0 बन जाएगी, लेकिन हो सकता नहीं माइनस की वैल्यू, तो संख्या के बीच का डिजिट कभी माइनस का नहीं होगा। जब एक की वैल्यू हम यहाँ पे 2 रख देते हैं तो ये 3 बन जाता है, जिससे ये संख्या भाज्य हो जाती है 3 से। ये सही है। एक की वैल्यू अगर हम 5 रख देते हैं तो ये 6 बन जाता है, ये भी हो सकती है एक की वैल्यू। अगर एक की वैल्यू हम 8 रख देते हैं तो ये 9 बन जाता है, ये भी हो सकती है। अगर एक की वैल्यू हम 11 रख देते तो ये 12 बन जाता है, लेकिन 11 रख नहीं सकते। तो यहाँ से अगर 3 से भाजकता में x एक की पॉसिबल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, 5 और 8। और 2 से भाजकता में एक की पॉसिबल वैल्यू कितनी आ रही थी हमारे पास, 0, 2, 4, 6 और 8। अब हमें देखना है कि हमें उभयनिष्ठ यानी कॉमन वैल्यूज लेनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों से वही भाज्य तभी हो पाएगा। यहाँ पे 0 आ रहा है, यहाँ पे 0 नहीं आ रहा, तो यानी ए की वैल्यू 0 तो हो नहीं सकती। यहाँ पे 2 आ रहा है, यानी अगर 2 की वैल्यू ए की वैल्यू 2 रखे तो 2 से भी भाज्य हो रही है और 3 से भी हो रही है, मतलब ए की वैल्यू 1, 2 तो होगी। अगर ए की वैल्यू यहाँ से 5 ले तो यहाँ पे ए की 2 से भाज्य नहीं होगा, तो 5 नहीं हो सकती। यहाँ से अगर 2 की वैल्यू 4 ले ए की वैल्यू तो 2 से तो हो जाए, लेकिन 3 से नहीं होगा, तो 4 नहीं हो सकती। अगर ए की वैल्यू 6 ले ले हम तो ये 2 से हो जाए, लेकिन 3 से नहीं होगा, ये नहीं हो सकता। अगर ए की वैल्यू हम 8 ले तो ये 2 से भी हो रहा है और यहाँ से 3 से भी हो रहा है, तो ए की वैल्यू दूसरी क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी। तो समझ में आया कि इस कंडीशन में इसमें यहाँ पे अगर ए की वैल्यू 2 या 8 हो तो वह संख्या 6 से भाज्य होगी। क्यों होगी? तो इस कंडीशन में वे दोनों 2 और 3 दोनों से भाज्य होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी सब आप प्रैक्टिस करो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए। मैंने भाजकता नियम यानी हमारा मोटो ही क्या है, बेसिक मैथ्स है, इससे ज़्यादा हम इस क्लास में नहीं पढ़ सकते क्योंकि क्लासेस बहुत लंबी हो जाएगी। इससे ज़्यादा फिर मुझे 3-4 क्लासेस में पढ़ाना पड़ेगा, लेकिन हमारा बेसिक मैथ्स का मोटो है, यानी यही सीरीज चल रही है। हमें एक बार इतना ही सीखना है कि हम समझ पाए कि आज की सेशन क्या था। हमारा सेशन था आज का भाजकता चेक करना, तो हम सीख पाए कि भाजकता हम कैसे चेक कर सकते हैं।
बाकी क्वेश्चन कराना नेक्स्ट क्लास जब भी हम सीरीज को चालू करेंगे तो उसमें करते चलेंगे, ठीक है। तो भाजकता आपको ज्ञात करने में अगर किसी को दिक्कत हो तो बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम एलसीएम और एचसीएम पढ़ेंगे। ओके फिर चलो ठीक है फिर।